अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना वायरस फुल जनाब एग्रेशन में है और हर रोज़ इसके एग्रेशन में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। मदीहा, क्या लेटेस्ट काउंट आया अभी? शफात, अभी जो गुज़िश्ता 24 घंटों में देखा जाए तो 59 अफराद जो हैं, यानी कि 59 अफराद कोरोना की वजह से जाम बहक हुए हैं, जबकि 3008 लोगों का जो कोरोना टेस्ट है मस्बत आया और 42,000 से ज़्यादा का एक्टिव केसेस है पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। चंद हफ्ते पहले तक हम 200 से 250 एक्टिव केसेस की बात कर रहे थे और आज हम 42,000 की बात कर रहे हैं। बारिशें हो रही हैं जनाब। कराची में कल पूरा दिन तेज़ हवाओं के बाद रात को पहले मूसलाधार बारिश हुई कुछ इलाकों में। ये देखें, ये थोड़ी डिफरेंट खबर है। इसको मुस्कुरा के बताना है उन्हें कि कितना अच्छा मौसम है। कराची में बारिशें हो रही हैं। हाँ। बहुत तेज़ हवाओं के बाद बारिशें हुई। मैंने जब से मैं कराची में, मैंने कभी कराची में नवंबर में बारिशें नहीं देखी। ये वैसे मैं ख्याल है लास्ट ईयर हुई थी, पता नहीं, लास्ट नहीं, जून में बड़ी मुश्किल से मन्नतों मुरादों से हुई थी। अभी जब देर पीछे बारिश हुई थी तो फिर तो तबाही मचा दी थी, फिर तो डर लगने लग गया था बारिश से। लेकिन इतना ठंडा मौसम कराची वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नवंबर में हुडीज या स्वेटर निकाल के बैठे होंगे। और कल जी जो बारिश का पानी जो टपक रहा था आसमान से, वो तकरीबन बर्फ था। यानी ऐसा नहीं था कि वो मतलब पानी था, तकरीबन बर्फ था। यानी कि वो जहाँ पे पड़ता था ना तो वहाँ से हल्की सी उई होती थी, उई होती थी। लेकिन उई साथ में जो किया इलेक्ट्रिक ने फिर सार्फिन के साथ तो किया, लोगों की उई हुई हो गई। लोगों की उई हुई हो गई, क्योंकि लाइट तो आपको पता है, बारिश की बूंद गिरी, बत्ती गायब और सन्नाटा। और लोगों ने कहा भाई तो हम कैसे मौसम अच्छा एंजॉय करें, लाइट ही नहीं है। उससे पहले कल सिंध हुकूमत ने जनाब 6 बजे मार्केटें बंद करके सड़कों पर वैसे ही सन्नाटा कर दिया। कोशिश यही है कि कोरोना ना फैले, लेकिन कारोबार बहरहाल मईशत का पहिया चलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से खुदा देखिए शफात, वो मैंने बाबा जी क्या कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपको खुश होना चाहिए कि जिस तरह से केसेस बढ़े हैं फिर भी आपको कारोबार खोलने की इजाज़त मिल रही है। हाँ, बहुत कुछ है जनाब, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। और बाखबर सवेरा के आगाज़ में सबसे पहले, जैसे अभी हमने शो के आगाज़ में भी आपको बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 59 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं। और कल के दिन में अगर देखा जाए तो 308 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तो जो सियासी मुशीर हैं जमील सुमनू, इनका कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया है। शफात, अगर हम कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को देखें, उनका भी जो कोरोना टेस्ट है वो इतने अरसे के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 3 वीक्स उनका भी पॉजिटिव आया। और हम बड़ी तेज़ी से देख रहे हैं कि कोरोना फैलता चला जा रहा है। जी जनाब, बिलावल भुट्टो ने तो अपने जो सियासी मुशीर हैं उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 30 नवंबर को मुल्तान में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर जलसे में शिरकत की दावत भी थी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने खबरदार किया है कि सिर्फ 2 हफ्ते इसी तरह कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो जून जैसी सूरत हाल हो जाएगी। आवाम से अपील है मुसाफा ना करें, मास्क लगाएं और जब भी मौका मिले हाथों को धोएं। मसाजिद में कुछ दिनों से एहतियाती तदाबीर नज़र नहीं आ रही। जय्यद उलमा को बुलाया जाए ताकि वो कोरोना एहतियाती तदाबीर से मुतालिक मुहिम चलाएं। जी, वफाकी वजीर ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में सियासत पर कोई पाबंदी नहीं है, बड़े इज्तिमात पर सिर्फ पाबंदी लगाई है। अंदर बंद कमरों के अंदर जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी नमाज जो है मस्जिद जाकर पढ़ते हैं। पिछले 1-2 माह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिफाजती तदाबीर के अंदर कमी आती गई है। जो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और ज़ाहिर है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हम नहीं चाहते, ज़ाहिर है कोई भी ये नहीं चाहता कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहाँ लोगों का रोज़गार छुन जाए। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आल बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी की 22 साला साहबजादी भी कल कोरोना से इंतकाल कर गई। आयशा ज़ाहरी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। मुल्क में अब कोरोना से मरने वालों की जो तादाद है वो 7,744 से ज़ायद हो गई है। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। PCPO पेशावर मोहम्मद अली गंडापुर का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। गवर्नर हाउस सिंध के 5 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। इन हालात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने आवाम को 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे की दावत दी है। कहते हैं मास्क लाजमी पहन कर आएँ। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मुल्तान में
कोरोना मस्बत केसेस की तादाद सूबे में सबसे ज्यादा है और बिलावल लोगों को मुल्तान बुला रहे हैं। बिल्कुल शफात, सूरत हाल है ये हम देख रहे हैं दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है कोरोना के केसेस को लेकर। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे। शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि मुल्क में कोरोना वबा की शिद्दत जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने सियासी मुशीर जो हैं जमील सुमरो, उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। खुद बिलावल ने भी खुद को अब आइसोलेट कर लिया है। ऐसे में आपको लगता है कि 30 नवंबर को मुल्तान में जलसे का ऐलान करना मुनासिब बात है, जिम्मेदारी का सबूत नहीं है ये? सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ बिलावल जरदारी के जो सियासी मशीर हैं जमील सुमरो, कि अल्लाह मियां उनको सेहत दे और उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रखे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस कदर बेहस लोग हैं कि ये जानते बूझते हुए कि कोविड जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। और ये वही लोग हैं, बिलावल जरदारी हो, मुराद अली शाह हो, मुस्लिम लीग नून की पूरी क्यादत हो, ये वही लोग हैं जो बड़ी ही ढिठाई के साथ जब कोरोना की पहली लहर थी तो कह रहे थे कि सब बंद कर दो, हर चीज को लॉकडाउन कर दो। बड़ी बड़ी तावीलें देते थे कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया है, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं हो रहा। और यहाँ पर उस टाइम लॉकडाउन ना करने का, उस टाइम भी और आज भी मईशत को लॉकडाउन ना करने का एक ही वजह थी, और वो ये थी कि गरीब आवाम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर तब भी और आज भी। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम भी ये फैसला किया था और आज भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज से रोजगार मुतासर होता है उस चीज को बंद ना किया जाए। जिन चीजों से ज्यादा तादाद में रोजगार मुतासर नहीं होता उन चीजों को हम कम करके अपने आप को कोरोना से बचा लें। लेकिन ये लोग इतने बेहस हो गए हैं कि ये ऐसे शहरों में भी जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इस टाइम पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है। मुल्तान में इस टाइम पॉजिटिविटी रेट पूरे पाकिस्तान में तकरीबन सबसे ज्यादा है, और ये उस हॉट स्पॉट में जाके जलसा करके और स्प्रेड का बाइस बनना चाहते हैं। तो मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको हदायत दे और ये अपने सियासी मकासद के लिए जहां तक जाना चाहते हैं वो अवाम के सामने, इनके इवन लीडरान ये भी कह रहे हैं कि चंद लोगों की वफात भी हो जाएगी इसमें, तो ये कुर्बानी सियासत के लिए देनी पड़ेगी। ये अपने घरों में ऐसी कुर्बानी क्यों नहीं देते? जब अपने घरों की बात आती है तब तो लोगों को कहते हैं कि आप मंगनी की तकलीफ में तब तक नहीं आ सकेंगे जब तक आप अपना टेस्ट भी कोविड का दिखाएंगे, और आम लोगों के बच्चों को ये मुसीबत में डाल रहे हैं। तो यही मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको हदायत दे। सिंध हुकूमत सूबे में सख्त पाबंदियां लगा रही है। कल हमने देखा मार्केट्स 6 बजे से बंद होनी शुरू हो गई। बड़ा अनयूजुअल था, ताजरों के लिए भी बड़ा अनयूजुअल था, लेकिन उसके साथ साथ जलसे जारी हैं। इस सूरत हाल में कैसे देखते हैं, क्या होगा? जी एग्जैक्टली, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये वो मुनाफिकत है। इन्होंने पहले भी सिंध में अगर गौर करें तो ये सोचे बगैर कि गरीब आदमी का क्या बनेगा, गरीब आदमी को खाना कैसे दिया जाएगा, सख्त तरीन पाबंदियां लगाई थी। अब भी ये सिंध में सबसे पहले सख्त तरीन पाबंदियां लगा रहे हैं, जहां पर वो इकोनॉमी और गरीब आदमी के रोजगार के बारे में भी नहीं सोच रहे। एक तरफ ये वो कर रहे हैं और दूसरी तरफ जलसे करना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा कि ये एनआरओ चाहते हैं किसी भी कीमत पे। पहले ये चाहते थे कि मुल्क में ये लगाएं, सख्त तरीन लॉकडाउन करवाएं जिससे इकोनॉमी तबाह हो जाए, और गरीब जब भूखा मरेगा तो सड़कों पे आएगा, अफरा तफरी मचेगी, और उस अफरा तफरी में इनको हुकूमत बेबस होगी और इनको एनआरओ देना पड़ेगा हुकूमत को ब्लैकमेल होकर। लेकिन अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के करम से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजडम से जो इस तरीके से वो गरीब को भी बचाने में कामयाब हुए और एक ऐसे अच्छे फैसले लिए कि पूरी दुनिया आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की डिसीजन मेकिंग को सराह रही है। हम उस कोविड में से सुरखरू निकले। आज भी हम अपनी आवाम से यही तवक्को करते हैं कि अगर वो थोड़ी सी एहतियात करें तो हम ये इस नई एग्जैक्टली वेव में यही से बात है। हम भी यही अपने प्लेटफॉर्म से ये बात करें कि आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर शहबाज गिल साहब हम देखें कि 30 नवंबर को तो उन्होंने अपने जलसे का ऐलान कर दिया है, और अगर पंजाब में देखा जाए तो मुल्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। तो इस सूरत हाल में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पीडीएम को क्या मशवरा देंगे? जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि मुल्क में जो चंद एक ऐसे शहर हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई पॉजिटिविटी रेशियो है या सबसे ज्यादा स्प्रेड है कोरोना का, मुल्तान उनमें से एक है या सर फहरिस्त है, और ये वहीं पर जलसा मुनक्कद करने का सोच रहे हैं। तो इससे तो मुझे ये लगता है कि शायद पहले मुआशी ये मेल्ट डाउन करना चाहते थे
मुल्क का जो माशियत थी उसकी खराबी की वजह से एनआरओ सीख करना चाहते थे कि पहले इकोनॉमी खराब हो, यहाँ लॉलेसनेस हो, उसकी वजह से क्योस हो, अनारकी हो, और उस रौले गौले में इन्हें एनआरओ मिल जाए। वो उसमें अल्लाह की जात और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजडम की वजह से हम बच गए और बाहर निकल गए। अब ये मेरा ख्याल कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोरोना को फैलाएं, उससे बहुत बहुत शायद शुक्रिया अफरा-तफरी जी। शहबाज फैलेगी गिल और साहब इनको हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि जनाब कोरोना से बच के निकल आए हैं, लेकिन सूरत हाल अभी भी ऐसी है कि हम बच के निकले नहीं हैं, दोबारा वापस जा रहे हैं उसमें। नबील कबोल साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलावल भुट्टो के सियासी मशीर जमील सुमरो साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो वो अब आइसोलेशन में चले गए हैं, लेकिन जलसे की कॉल वापस नहीं ली गई। इसकी क्या वजह? देखें, अगर अभी तक तो चेयरमैन बिलावल के रिपोर्ट पॉजिटिव अभी तक नहीं आया है। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, आइसोलेशन में इसलिए गए हैं क्योंकि उनके जो बिल्कुल करीबी पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जो उनके साथ होते हैं उनका पॉजिटिव आया, तो इसलिए दूसरों की सेफ्टी के लिए उन्होंने आइसोलेशन इख्तियार किया। लेकिन जो आपका सवाल है, जलसा तो होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि आप फिर खिताब कर सकते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। और मौलाना फजल रहमान हैं, वो बिलीव रखते हैं कि अगर नसीब में लिखा होगा, अगर अल्लाह की तरफ से ये वबा मौलाना फजल रहमान को लगना होगा तो वो जितना एहतियात करें उनको लगेगा। तो वो इसलिए उनको फोर फ्रंट पे हमने रखा है, लीड कर रहे हैं। वो पीडीएम के चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और वो जो है लेकिन गबोल साहब ये बड़ी अजीब की बात नहीं है कि वो वीडियो लिंक के थ्रू जो खिताब करेंगे और अवाम बेचारी सड़कों पे आके जलसे में शरीक होगी, तो चांसेस तो होंगे कि उनको कोरोना हो जाए। देखें, जिंदगी होगी तो सियासत भी चलती रहेगी, जान है तो जहान है। तो आपको नहीं लगता कि अभी कुछ देर के लिए आप लोगों को जलसे मुलतवी कर देनी चाहिए और अपोजिशन को भी हुकूमत के साथ बैठ के ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए कि कोरोना से हमारी जान छूटे? देखिए, अगर हुकूमत को इतनी फ़िक्र है ना कि वो कहती है कि जी जलसा मनसूख करें, जलसा ना करें, तो फिर मैंने एक शो में भी कहा था आप ही के प्रोग्राम के, आप ही के चैनल में, कि भाई फिर आप सिर्फ एक इतना सा काम कर लें, आप गरीब आवाम के लिए जो ये महंगाई है उसको बिल्कुल नीचे लेकर आएँ, 50% पर ले आए। आटा, चीनी, दाल, ये जो खाने पीने का अशिया है उनको बिल्कुल नीचे लेकर आएँ। हम जलसा नहीं करेंगे, हम जलसे इसीलिए कर रहे हैं कि आपने आवाम को वैसे ही मारना तो है, चाहे कोरोना से मारो चाहे खुदकुशी पर मजबूर कर दो। तो अगर आप वैसे ही मार रहे हैं तो फिर हम जलसा करके एहतजाज करके मर जाए, तो ये सियासी खुदकुशी तो नहीं है। कम से कम हम आवाम जो हमारी तरफ देख रही है कि हम उनको निजात दिलाएं, तो उस निजात दिलाने के लिए हम ये जलसा करने, और इस सबसे बड़ा कोरोना हुकूमत से हमें निजात दिलाना है, क्योंकि ये हुकूमत खुद कोरोना वायरस है। चलिए जी, बहुत बहुत नबील कबोल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से अभी आगे से मामला चलेंगे सियासत के और जलसे जुलूसों के। लगता यही है कि कोई ख़ास प्लान नज़र नहीं आ रहा पीपल्स पार्टी का अपने जलसे की कॉल वापस लेने का। लेकिन फ़िलहाल सिंध की अगर बात करें तो तजारती मराकज़ सिंध में जनाब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक उनका जो कारोबार का दौरानिया है वो बना दिया गया है। बज़ाहिर तो टाइम 12 घंटे का है, लेकिन लोग तो सुबह उठते ही नहीं। बिल्कुल शफात, अब यहाँ पे लोगों को भी अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत होगी कि क्योंकि जितना जल्दी आप सुबह उठ के जाएंगे भी शॉप्स में तो हो सकता है आपको रश भी कम मिले। इसके अलावा जो तजारती मराकज़ हैं वो जुमे और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। तो जनाब देर तक जागना और देर से उठना आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है। तजारती मराकज़ के लिए सुबह 6 बजे खुलने और शाम 6 बजे बंद होने के औकात से ताजिर बरादरी और जो बेशतर शहरी शफात वो भी कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये घाटे का सौदा तो नहीं है, हम ज़्यादा अच्छे डिसिप्लिन हो जाएंगे और ऑल्सो ये हमारी एक अच्छी रूटीन ऐड करेगी। मदिया, मसला ये है कि ये रूटीन ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। लोगों की ये सदियों पुरानी आदतें हैं, ये एक रात में कैसे तब्दील हो सकती हैं। लिहाजा जब कोरोना जैसा कोई बड़ा डिजास्टर आके जब हमें हिट करे तो फिर हमें जो अपनी चीजें हैं ना वो इमरजेंसी की बुनियादों पे चेंज करनी पड़ेगी, ये वरना तो तो है मुल्क बंद करना पड़ जाएगा। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब, ये सुबह सवेरे उठकर मामूलात ज़िंदगी शुरू करना और फिर कारोबार को ये टाइम देना, आप मुत्तफ़िक हैं इस मामले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह जल्दी बेदार होना और जल्दी उठ करके कारोबार ज़िंदगी अंजाम देना इस्लाम के अहम तरीन समाजी
और माशरती और बुनियादी अहकाम में से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक फी बुकूरी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के सुबहों में बरकत अता फरमा, यानी सुबह के औकात में ऐ अल्लाह खुसूसी रहमत और बरकत अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब सफर पर जाते, ट्रैवलिंग फरमाते, तबलीग या जिहाद के लिए तशरीफ ले जाते तो सुबह का वक़्त मुंतखब फरमाया करते थे। काफिलों को, मुख्तलिफ जमातों को जब रवाना फरमाते तो सुबह का वक़्त, और फिर आपको पता होना चाहिए कई अहादीस से पता चलता है सुबह के वक़्त अल्लाह की खसूसी रहमत मुतवज्जे होती है, रिज्क में बरकत होती है। ये जो इंग्लिश के अंदर कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना यह आपको ताकतवर, होशियार, बेदार मगज बनाता है। ये शरीयत के अंदर भी इसी तरीके से। बिल्कुल इसी वजह में मुफ्ती साहब हमने तो ना सिर्फ डॉक्टर्स की राय जानी बल्कि हमने सोचा कि हम रिलीजियस नुक्ता नज़र भी इस यहाँ पे रखना बहुत ज़रा ज़रूरी है, तो हमने आपकी राय को बहुत महत्वपूर्ण जाना। लेकिन ये बताएगा कि हुकूमत ने कोरोना की वजह से कारोबार जल्दी खोलने और बंद करने की पाबंदी अब लगा दी है कि सुबह 6 बजे उठें, जाएँ शॉप से जाना है, शाम 6 बजे तमाम से चीज़ें बंद। और दुनिया के कई ममालिक अगर देखा जाए, चाहे वो मुस्लिम ममालिक ना भी हों, वो आम रूटीन में भी वहाँ कोरोना हो ना हो वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। सो हम क्यों कासिर इस पे अमल करने से? इस वक्त तो हुकूमत ने सुबह जल्दी कारोबार ज़िंदगी खोलने और रात को जल्दी कारोबार ज़िंदगी बंद करने का कोरोना की वजह से हुक्म दिया है, लेकिन उसूली बात यह है कि सारी ज़िंदगी यही मामूल होना चाहिए। और आप देखिए कि दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाइना हो गया या यूरोपीय ममालिक हो गए, वेस्ट की पूरी दुनिया हो गई, अमेरिका हो गया, बरतानिया, जहां कहीं पर भी आप अगर गौर करें तो रात के वक़्त में जल्दी कारोबार ज़िंदगी बंद होने और सुबह जल्दी कारोबार ज़िंदगी खुलने का मामूल है और आम मामूल है। तो हमें इस्लाम का जो बुनियादी तौर पर हुक्म है उसे फॉलो करना चाहिए। ये शरीयत का मिजाज है, इस्लाम का मिजाज है, इस्लाम की तरगीब है। और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज्क में बरकत के जो असबाब हैं, उन असबाब में से एक सबब यही है कि सुबह के वक़्त में अल्लाह के रिज्क को तलाश किया जाए। इंसान के अंदर चुस्ती होती है, बेदार मगजी होती है और जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, इंसान के दिमागी एतबार से भी यही मामला मुफीद है। ये जो बाकायदा मुहिम जुई का जो ज़माना और टाइम होता है और जो मिशनरी टाइम होता है जिसमें मेहनत और मुशक्क़त का इंसान तबई तौर पर आमादगी का मामला इख्तियार करता है, वो सुबह का वक़्त होता है। बिल्कुल सही बात की। हाँ। बहुत बहुत मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से ये मामला जो हैं ये ठीक है, हमारे रूटीन को बड़ा हेल्दी कर सकते हैं और बड़ा, और ये रूटीन का वैसे पार्ट भी होने चाहिए शफात, मतलब सुबह जल्दी उठें, तमाम तर काम जल्दी करें, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही। तो ये लेकिन मतलब ये भी है ना कि जो लोग दफ्तर से 5 बजे फारिग होते हैं वो 6 बजे घर पहुंचे, पता चला आगे मार्केट तो सुबह, अब मेरे ख्याल से दफ्तर वालों को भी देखना पड़ेगा कि भाई ये 12 घंटे नहीं 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि वाकई जो लोग देखें यहाँ पे हमें अपनी आदत को चेंज करने की ज़रूरत है। दुनिया जहान में चीज़ प्रैक्टिस की जाती है 7 बजे 8 बजे रेस्टोरेंट्स वैसे भी कोरोना हो या ना हो वीकडेज पे वो तमाम से चीज़ें बंद हो जाती। तो हमारे यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम है भाई ये तमाम से चीज़ों पे काम करने से, स्पेसिफिकली कैसे टाइम में जब ऑलरेडी शफात कोरोना है, इससे बेहतर कि बंद ही हो जाए। ये नहीं कि चीज़ें खुली नहीं लेकिन चाहे मखसूस टाइम के लिए खुली हो। ये दैट्स ट्रू वैसे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो वो फिर अक्रॉस द कंट्री होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर बाद में एक ताजिर तबका कुछ कंप्लेंट कर रहा हो और एक कुछ कंप्लेंट कर रहा हो, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड फिर एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए, वरना ये डिवीजन आती है और उसमें फिर सियासतदानों को मौका मिलता है अपने आप को मार्जिन लेने का। यहाँ पे ताजी बिरादरी को भी चाहिए कि भाई आप भी जरा अपने आप को डिसिप्लिन करें, सुबह जल्दी उठें, और ताकि आप लोग डिसिप्लिन होंगे तो लोग भी डिसिप्लिन हो ही जाएंगे। जब मुझे पता होगी कि जी सुबह की जो दुकान है वो सुबह 6 से 1 बजे तक खुली होगी दोपहर के, तो फिर मैं कोशिश करके उसी टाइम में दुकान पे जाऊंगी। दैट्स ट्रू वैसे। लेकिन चले जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ कारोबार ही जो है वो 6 बजे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। कराची में एक और भी बड़ा मजे का काम है और वो ये कि अब रेस्टोरेंट इनडोर डाइनिंग नहीं कर सकते। आज सुबह इनफैक्ट जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बड़ा मारूफ रेस्टोरेंट है, वो बाहर कुर्सियां लगाई हुई हैं। वो बड़ा मुझे मतलब
अच्छा शादी लगा हॉल देख से छतें उड़ा दी है भाई। आप जितने शादी हॉल्स देखे जो उनकी छतें थी उन्होंने उड़ा दी, जो बैंक्वेट हॉल थी उन्होंने कहा जी हम जरा छतें अपनी उड़ाते हैं क्योंकि अब आउटडोर वेडिंग्स हैं, तो उन्होंने कहा हम भी आउटडोर माहौल कर लेते हैं। लेकिन अच्छा किया है कि ऑफ कोर्स रोजगार कमाना तो एहतियात भी करनी है। और शहर में इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानते हैं हम अपने नुमाइंदे अफजल परवेज से। जी अफजल। मैं इस वक्त ज़िला साउथ का इलाका है, माशी हब कहलाता है, सदर मैं मौजूद हूँ। ये वो मशहूर एरिया है जहाँ ज़्यादातर तादाद रेस्टोरेंटों की है। मैं आपको एक रेस्टोरेंट का हाल और हवाल बता दूँ। मदिया शफात के ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो इकदाम किए जाने थे वो सिर्फ दावों और कागजी कार्रवाई तक महदूद नज़र आते हैं। केबल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद करने के जो अहकाम थे उस पर कोई अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ ज़िला इंतज़ामिया गाफिल है तो दूसरी जानिब होटल इंतज़ामिया भी जो है उस पर अमल दरामद कराती हुई नज़र नहीं आ रही। मास्क गिलफ्स तो मुलाजमीन ने पहन रखे हैं, लेकिन जो टेबल सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बंद है। डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से बड़े दावे किए गए कि हमने टीम तश्कील दी है जो बाकायदा तौर पर जो वो रेस्टोरेंट जो कि ओपन नहीं है उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ओपन एरियाज के जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट है वो उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी देखने में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि क्या मामला चल रहे हैं। वैसे मदिया ठंड तो आ गई है पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में भी बड़ी करारी ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ गई है भाई नथिया गली में अभी से, ऐसा ठंडा ठंडा मौसम हो गया कमाल। कल कराची में बारिश हो गई है, मैं तो कहती हूँ भाई बल्ले भी बल्ले थे शावा भी शावा। और उसके साथ साथ लोगों की जो है ना वो खाने पीने की एक खाने रूटीन पीने की थोड़ा सा जो है ना वो तब्दील हो जाती है, वो अपग्रेड हो जाती है। ड्राई फ्रूट निकला, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन ये मैं ऐसे क्यों डिस्कस कर लें। पहले हम छोटा सा एक ब्रेक क्यों ना लें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब कुछ ज़रा बात कर लेते हैं सुहाने सुहाने ठंडे ठंडे मौसम के हवाले से। हमने देखा पंजाब में ठीक ठाक सर्दी पड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में तो बर्फ़ भी पड़ी है, लेकिन सिंध में कल हमने देखा कि मौसम ने बड़ी कमाल किस्म की अंगड़ाई ली और एकदम से दोपहर में ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, कराची में भी, हैदराबाद में भी, और उसके बाद रात में हो गई बारिश जिससे मौसम हो गया खुशगवार और कराची वालों ने फौरन निकाली अपनी हुडीज और घर में पकने लगे गर्मा गर्म पकवान। तो ये पकवान बनाने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये मैं नहीं बता सकती, ये मैं मौसम ही बताएगा। और मौसम के लिए आज कई दिनों के बाद हम रुख करने जा रहे थे मौसमियाती बाबा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे वालेकुम सलाम। अरे आप कहाँ से आए? मैं इधर से, आप कहाँ थे? माशाल्लाह, अब तो मतलब इतनी सी थी जब आपने लास्ट टाइम मौसम की, तब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई। खैर जनाब, ख्वातीन और हज़रात, मुल्क में मौसम की सूरत हाल ये है कि शुमाली इलाकों में ये वाली तस्वीर में जब आपको दिखा रहा हूँ, सारे लोग मुझे पूछते हैं यार ये समझ में नहीं आती। गौर से देखें, ये इस्लामाबाद है, ये सियालकोट है और ऊपर बादल ही बादल है, ऊपर स्वाद नजर आ रहा है, बर्फबारी बर्फबारी है, तो इसका मतलब है कि मौसम फुल ऑन है। थोड़ा सा आपको जरा महकमे मौसमियात ने जो सेटेलाइट ने, हमारा ऊपर एक सेटेलाइट बैठा हुआ है, उसने तस्वीर खींची, वो दिखा देते हैं जनाब। वो कराची में जो बादल आया था ना, वो तो मतलब ये कुछ देर पहले तक ये सूरत हाल थी, अब वो साहब जो है वो निकल चुके हैं कराची से बाहर और आज पूरा दिन धूप पड़ सकती है, लेकिन बादल हल्के फुल्के आते जाते रहेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात, अप टिल चिलास एंड गिलगित बल्तिस्तान बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और बारिश का जोर भी है, तो इस्लामाबाद वालों के तो मजे हो गए। लाहौर की बात करें तो जनाब वहाँ आज हवा चल रही है, बड़ी अनयूजुअल सी बात है, लाहौर में हवा चलेगी, थोड़ी सी ठंडी भी हो सकती है और थोड़ा सा आपको घबराने की जरूरत नहीं, मौसम एंजॉय करें। और ये हवा सिर्फ मैक्सिमम जो है वो 2 से 2:30 बजे के आसपास तक खत्म हो जाएगी। कश्मीर में भी इसी तरह सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर में भी इस वक्त तेज बारिश भी हो रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। फैसलाबाद और मुल्तान में भी बारिश की और हल्की बूंदाबांदी की इतलाएं आ रही हैं। ये बूंदाबांदी को अभी ना समझे कि अगर हमने कह दिया तो होगी, हवा ही जो इस वक्त चल रही है यही आगे जाकर जो है ना थोड़ा सा माहौल गर्मा सकती है, गर्माने से मुराद ठंडा सकती है। जब मौसम ठंडा जाता है तो चूल्हे गर्मा जाते हैं और चूल्हे जब गर्मा जाते हैं तो आय हाय हाय। लेकिन शफात, आपने चूल्हे जो गर्माने की बात करी, मैं आपको बता रही हूँ ये सुई गैस के भी जो लोड शेडिंग होनी है ना, तो आप वो देखिए उसका मसला होना है। सो बट यस, जो चीज़ें एकदम से चेंज होने की, पहले लाहौर में जब बारिश हुई थी तो स्मॉग बैठ गई थी, स्मॉग दोबारा से आ गई। अब जो बारिश हुई है तो यहाँ पे जो ठंड का जो सीन है वो फुल फ्लेज ऑन हो गया है। और इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे, मानसेरा से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे ताहिर शहजाद। और कराची में कल की बारिश और ठंडी ठंडी हवाओं के बाद क्या सूरत हाल है ये बताएंगी हमारे नुमाइंदा हिना दीदार हमें ज्वाइन करेंगी।
पेशावर से मदिया सुंबल भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले शफात हिना की तरफ जाने हिना चलते की हैं। तरफ चलते हैं जनाब। हिना, वेलकम टू बाखबर सवेरा। हिना, बताइएगा क्या हो रहा है इस वक्त कराची में? वो जो हवा चल रही थी कल दिन में, और वो कुछ जगहों पे तो इतनी तेज थी कि हड्डी कट रही थी हवा से, तो वो हवा कुछ थमी है या नहीं? बिल्कुल मदिया शफात, पहले तो मैं ये कहूँगी कि सर्दी आ नहीं रही बल्कि सर्दी आ गई है, और जिन्होंने जैकेट्स और हुडीज़ नहीं निकाले हैं वो भी आज मजबूरन पहन के निकल रहे हैं। वैसे कराची वाले काफ़ी जेलस होते हैं क्योंकि मौसम सरमा दूसरे शहरों में, शुमाली इलाका जहाँ क्वेटा बलूचिस्तान में तो पहले ही आ जाती है। हम कराची वाले इंतज़ार कर रहे होते हैं कब सर्दी आएगी, कब मौसम को एंजॉय करेंगे, कब ठंडी हवाएँ चलेंगी। तो यकबस्ता हवाएँ कल से ही कराची में डेरे डाली हुई हैं और इस वक्त भी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिसे मैं तो एंजॉय कर रही हूँ और मैंने भी जैकेट पहन ली है इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। हाथ ठंडे होने लगे खड़े खड़े। इतना तो कराची वाले बेचारे खर्चा करते हैं जैकेटों पे, हुडीज पे, कोट्स पे, फाइनली वो मौसम आ ही गया है। बिल्कुल स्पेशली ख़रीदते हैं, हालांकि ज़्यादा हार्डली 2 मंथ्स ये सर्दी कराची वालों को मिलती है एंजॉय करने के लिए। इस मंथ को भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और यहाँ पर पार्क में मौजूद हूँ। मौसम खुशगवार है, शहरी एंजॉय कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। एक खातून को देखा मैंने कि चाय भी पी रही थी, गर्मा गर्म चाय भी मतलब उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। तो शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं। रात गए बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश हुई क्योंकि मौसम सरमा की पहली बारिश थी और मेरे को मौसम याद ने पेशगोई की थी। तो कल शाम से तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई थी, उसके बाद बूंदाबांदी हुई, हल्की बारिश भी हुई, उसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और आज हम लेकिन अब ये यहाँ पे टेक्निकल मसला हो गया है क्योंकि हम तो कराची वाले जो हैं वो जैकेटें निकाल लेते हैं, लेकिन वो फिर एक आध दिन के बाद फौरन उतारनी पड़ जाती है। ज़रा चलते हैं बालाई इलाकों में जहाँ पे, और ख़ास तौर पे मानसेरा में, जैसे जो ताज़ी बर्फ़ पड़ी है और भी हालिया बारिशों के नतीजे में। ताहिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं जी। साथ में बल्कि पेशावर का भी फिर रुख करेंगे क्योंकि मदिया सुंबल भी हमारे साथ है। पेशावर में भी काफ़ी सर्दी का सीन ऑन हो गया है। तो ताहिर शहजाद, पहले आपकी तरफ आते हैं, बताएं क्या सीन है, क्या माहौल है? पहली बर्फ़ पड़ी है। मानसेरा के बालाई इलाकों में जारी मौसम सरमा की बर्फबारी ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया है तो वहां सियाती मकामात के हुस्न को भी दुबाला कर दिया है। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद खूबसूरत और दिलकश नज़ारे देखने के लिए सयाह अपनी फैमिलीज के हमरा सियाती मकाम शोग्राम पहुंच गए हैं और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे छोटे यहाँ लगे, लेकिन इनको ज़रा सा भी महसूस नहीं हो रहा कि अपने घर से बाहर हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़बरदस्त हैं और शोग्राम बेहतरीन खूबसूरत जगह है। आप लोग आइए अपनी बीवी बच्चों को लेकिन गर्म कपड़े साथ लेके दूर रहिएगा वरना आप लोग एंजॉय नहीं कर सकेंगे। मैं रावलपिंडी से आया हूँ शोग्राम, और हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि लाइव स्नो भी हो रही है, फर्स्ट स्नो हो रही है, तो इसका अपना ही एक मज़ा है, एंजॉय है। आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों ने सियाती मुकाम शोग्राम में अजीब समा बांध दिया है। बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आने वालों सयाहों के लिए जरूरी है जो सर्दी की शिद्दत से भी खुद को महफूज रखें। ताहिर शहजाद तनोली, ARY न्यूज़, मानसेरा। चले भाई, क्या बात है, क्या कमाल इस वक्त बर्फ पड़ी वहाँ पे। शफात, पता हमारा हर खाबा मौसम से कहीं ना कहीं जो है ना वो रिलेट करता है। मतलब जैसे मौसम बदला, गाजर का हलवा, साग, पाए, पता नहीं क्या कुछ। पेशावर में भी क्योंकि बड़ा सर्दी का ज़बरदस्त किस्म का सीन हो गया, तो मदिया सुंबल हमारे साथ, हमारी नुमाइंदा मौजूद है। मदिया, ये बताइएगा क्योंकि पेशावर में भी एकदम बड़ी ज़बरदस्त ठंड पड़ गई है, तो पेशावर वाले कैसे सर्दी को वेलकम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर वाले जो है सर्दी को बड़े भरपूर तरीके से वेलकम कर रहे हैं और गर्म पहनावों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम पेशावर के मशहूर गुवाहाटी गेट पे मौजूद हैं जहां पर गनी पाए शॉप है और यहाँ पर लोग पाए खाने आ रहे हैं। और आज तो शफात बारिश भी हो रही है। आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि आप भी कितना मिस कर रहे होंगे मेरी बातें सुनकर ही। आपने गुवाहाटी का नाम लिया और मैं समझ गया, तारीखी ये मुकाम है। आपने गुवाहाटी का नाम लिया और मैं समझ गया आप पाए खाने पहुंची है। और इस वक्त खासा रश है यहाँ पर और जो मिट्टी के बाउल में पाई खजा है वो तो अलग ही है। और आप देख रहे होंगे इस वक्त जो एक स्मोक सा उठ रहा है और जो एक स्मेल आ रही है और बस मतलब अल्फाज में ये बयान नहीं की जा सकती। तो आज बारिश भी हो रही है पेशावर में और पेशावर के लोग जो है हरारत पहुंचाने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं और पाए खाना शुरू कर दिए जी, और फैमिलीज के लिए भी लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ शफात, आपको तो पता होगा कि ये जो पाए में कल्ला बनाया जाता है
और जी उसमें पाए डाले जाते हैं और नारिंज डाल के, और यहाँ पर लोग कल्ले के भी ऑर्डर्स दे रहे हैं, रोटी उसमें कूटी जा रही है। हम भी जब खाते थे, हमारी भी फैमिलीज अम्मी जब खिलाती थी तो हम लोग कहते थे हमने जी पाए में कुटू कुटू करके खाया है। ये असल आपने मुद्दा दे दिया। सकते हैं। बल्कि मदिया मैं चाहूंगा कि जो ये जो चाटी होती है जिसमें पाए बनते हैं, जरा वो भी हम अपने नाजरीन को दिखाएं, और वो जिस तरह लोग जो कुटू कुटू करके खा रहे हैं वो भी दिखाएं। हम आपको ये मैंने अपने लिए तो शफात कुटू कुटू का ऑर्डर हमने दे दिया अपने लिए भी, और जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा, वाइंड अप होगा, हम तो ये खाने वाले हैं। और आपको मैं ये चाटी बताती चलूं जो आप कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त गनी भाई साहब जो हैं वो पाए डाल रहे हैं लोगों के लिए, और एक बड़ा सा यहाँ पे परात भी पड़ा हुआ है जिसमें पाए हैं, लाल गोश्त है, और जो लोग शफात आपको पाए के शौकीन और होते ये हैं, स्पेशल बर्तन में मैं देख रही हूँ, ये मट्टी के बर्तन में बनाया जा रहा है मदीहा, ये तो इन पायों का तो लुत्फ ही और होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गुवाहाटी की काफ़ी फेमस शॉप है, और यहाँ पर अंदरून शहर से लोग आते हैं, और इसके अलावा अंदरून शहर के बाहर जो लोग हैं वो भी सुबह सुबह आते हैं। और ये शॉप जो है 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे के बाद ये शॉप ओपन हो जाती है, और यहाँ पे खासा रश होता है। बर्तन लेके आते हैं, पाए लेके जाते हैं, इसके साथ रोटियां लेके आते हैं, वो बिल्कुल दही डालते हैं, नारियल डालते हैं। बस मदीहा बस मैं रो देंगे, हम रो देंगे यहाँ पर। ये हजरात रूह परवर मनाजिर आपने पेशावर से देखे जहाँ पर पाए बन रहे थे और वो कुटू कुटू करके वो जो पाए बनाए जा रहे थे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पेशावर आऊंगी तो ये कुटू कुटू वाले पाए जरूर खाऊंगी। बस मतलब आंखों में आंसू आ गए ये मनाजिर देख के। हिना दीदार और मदिया सुंबल हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त किस्म की एक अपडेट मिल गई है जनाब के पिशोर में क्या हो रही है। उस्ताद पिशोर दे विचकार जेडे पावे बन रहे हैं पंचे लाहौर में भी जो इस वक्त फज्जे के पाए चल रहे होंगे। खैर जी, हमने लाहौर की सिचुएशन तो आपको मानसेरा की सिचुएशन बताई, कराची की बताई, पेशावर की बताई। अब जरा हम रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में बड़ी जबरदस्त ठंड पड़ी है, तो वहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा फातिमा बतूल जो बता रही है कि इस्लामाबाद में इन सर्दियों को वेलकम कैसे किया जा रहा है। जी फातिमा। जी मदीहा एंड शफात, आज अगर इस्लामाबाद में ये कहूँ कि खूबसूरत सी हमने सुबह का आगाज़ किया है तो गलत नहीं होगा। और वैसे भी जो है सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैंने भी जो है वो गर्म लिबास पहना है। और अगर मैं बारिश के हवाले से बात करूँ तो इस्लामाबाद में जो है वो कल से बारिश हो रही है, और इस बारिश की वजह से बाकायदा सर्दियों का आगाज़ भी हो चुका है। इस वक्त भी जो है मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबारी अभी भी हो रही है। और अगर मैं इस्लामाबाद के मनाजर की बात करूं तो वो और भी ज़्यादा हसीन हो गए हैं, क्योंकि धुंध ने जो है वो सुबह सुबह इन मनाजर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और अगर आपको मैं मरगला हिल्स का व्यू दिखाऊं तो वो भी इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं कैमरामैन से कहूँगी ज़रा दिखाएं कि मरगला हिल्स जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे धुंध में ढकी हुई है, और जो ग्रीनरी है करीब की वो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। और इस्लामाबाद को अगर हम कहें कि इस वक्त वो बादलों में घिरा हुआ है तो भी गलत नहीं होगा। और जो बारिश का सिलसिला है वो यकीनन अभी भी जारी है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक भी कहा जा रहा है कि ये बारिश जो है मज़ीद रात तक जारी रहेगी। और उसके अलावा अगर मैं देख रही हूँ तो लोग भी जो है वो इस मौसम को काफ़ी इंजॉय कर रहे हुए हैं। शहर जो है इस्लामाबाद के शहरी वो निकले हुए हैं और मनाजिर को देख रहे हैं। और जहाँ तक खाने पीने की अगर बात करें तो इस मौसम की वजह से खाने पीने के भी लोगों की जो चॉइसेस हैं वो काफ़ी तब्दील हुई हैं। अगर देख रहे हैं हम मार्केट्स में गजरेला अवेलेबल है, इसी तरह से हलवा अवेलेबल है, हलवा पूरी से लोग नाश्ता कर रहे हैं। और खाने पीने के जो ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं वो मछली वगैरह या इस तरह से फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सर्दी में कहा जाता है कि अहम सौगातें हैं यहाँ की। और उसके अलावा अभी भी मैं देख रही हूँ कि ज़बरदस्त जो बारिश है वो हल्की हल्की सी हो रही है, और इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और दूसरा ये भी बताती चलो कि मरी में जो है वहाँ पे भी बर्फबारी हो चुकी है, और जो खूबसूरत ये पहाड़ियाँ हैं मरगला हिल्स या इस मरी की पहाड़ियों की तरफ अगर हमारी नजर जाती है फातिमा, मुझे रो लिया आप। मैं तो ऑलरेडी रो रही हूँ, मेरा दिल रो रहा है इस वक्त। मैं बता नहीं सकती मैं इस्लामाबाद जाऊँ क्या, मैं पेशावर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ ख़वातीन हज़रात? वैसे लेकिन सोचे ना, अगर हम कराची में रहते, कराची में भी चीज़ें मिल जाती, लेकिन मैं सोची अगर मैं लाहौर में होती तो मैं काली मिर्च वाले चने तिलों वाले कुलचे के साथ खा रही थी। रात को मैंने वहाँ से कश्मीरी चाय पीनी थी, वैसे इस्लामाबाद में भी अच्छी मिलती है। उसके साथ वो जो पेड़े मिलते हैं लक्ष्मी चौक से वो, या फिर वहाँ पर जो ज़बरदस्त देसी घी में कीमा बनाया जाता है। मैनू मारो ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और जनाब, कोरोना का ज़माना है और कोरोना के ज़माने में दो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम चीज़ शेयर करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि फैसलाबाद टेक्सटाइल की सनत में तलब व बरामद में इजाफा हुआ है। तिजारत और सनतों की वजारतों को टेक्सटाइल से मुतालिक हिदायत जारी की है। हिदायत दी है कि टेक्सटाइल के शोबे की हर तरह की मदद यकीनी बनाएं। शोबा टेक्सटाइल की मदद की जाए ताकि ये बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकें। एक बार फिर बताते चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है फैसलाबाद की सनतों से मुतालिक, जिसमें उनका कहना था कि फैसलाबाद टेक्सटाइल की सनत की तलब व बरामद में इजाफा हुआ है। आरामजाद बात करेंगे दोबारा से कोरोना के हवाले से, क्योंकि शफात अक्सर ऐसा होता है वो लोग जो कि कोरोना से मुतासर होते हैं वो एकदम से ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं, या फिर ज़रा से उनको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, वो टेस्ट नहीं भी कराते लेकिन ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हमें यहाँ पे सिर्फ कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है या और कौन सारे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोरोना आपको होता है सो ऐसा नहीं है कि वो आपके अंदर एक वायरस कोई 20 या 22 दिनों के तक रहता है और उसके बाद चला जाता है, अंदर बहुत डैमेज आपको कर देता है वो। यस, बाज़ औक़ात वो डैमेज कर सकता है। और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि आपको लाजमी करवाने चाहिए। हमारे साथ इस वक्त इस हवाले से डॉक्टर आतिफ मौजूद हैं जो कि कोविड कंसल्टेंट हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ज़रा सीधी मौजू पे आते हैं सर, कौन से टेस्ट ऐसे हैं, एक्सरे या कोई ब्लड टेस्ट, जो अपना कोविड टेस्ट पॉजिटिव आते के साथ ही करवाने चाहिए? हाँ, देखिए आजकल ठंड को हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि इस दफ़ा सर्दियाँ जल्दी आ गई हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्दियों को हम एंजॉय कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन ये सर्दियाँ जो बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ा रही हैं वो कोरोना है। जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतना ज़्यादा किसी भी इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रोन हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए, उसे एलर्जी की वजह से, किसी भी इन्फेक्शन के लिए। और अगर किसी बंदे को कोरोना हो जाए, आज तो मैं बड़ा देख रहा हूँ कि हम कोरोना के बड़े इतना सीरियस नहीं ले रहे कोरोना को। जैसे हम फील करते हैं कि सिम्टम्स वो हमें आ गई हैं तो हम घर के अंदर थोड़ी बहुत आइसोलेशन मेंटेन कर लेते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट करवाना भी गवारा नहीं समझते। मैं बहुत सारे ऐसे मरीजों को जानता हूँ जो ये कहते हैं कि हमें कोरोना के सिम्टम्स थी, हमने कोरोना का टेस्ट भी नहीं कराया, उससे आगे की बात तो बहुत दूर की बात है। और हम लोग घर में जी हमने आइसोलेट किया और हम लोग ठीक हो गए। लेकिन देखिए ये डॉक्यूमेंट होना बड़ा जरूरी है कि कितने पेशेंट्स थे जिनको कोरोना हुआ है। अगर आपको सिम्टम्स आ रही हैं और आपको फील हो रहा है, सबसे पहले आपने कोरोना का टेस्ट करवाना है, इसे छिपाना नहीं है, इसे खुद को कुछ स्टिग्मा नहीं समझना या कोई दाग नहीं समझना कि मुझे कोरोना अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं खुद को छुपा लूं या मैं लोगों से। ये डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ लोग ना कोरोना को भी, अफसोसनाक बात है, कोरोना को भी स्टिग्मेटाइज करें। ये बताएगा कि बहुत सारे लोग जब कोरोना से रिकवर कर जाते हैं तो उनको लगता है कि अब तो हमने कोरोना को शिकस्त दे दी है, लेकिन कोरोना समहाउ हमारे अंदर रह जाता है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हमें बाद में टेस्ट कराना चाहिए, चाहे हम एसिम्प्टोमेटिक ही क्यों ना हो? देखिए कोरोना का जो सबसे ज्यादा जो प्राइमरी अटैक होता है वो फेफड़ों के ऊपर होता है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपने अपने लंग्स का एक्सरे करवाना है, चाहे आपको सिम्टम्स आ रही हो या ना आ रही। वो जरूरी नहीं है कि अगर थोड़ी बहुत अगर आपका डैमेज है तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगी, तो या आप उसी वक्त हॉस्पिटल में जाएं जब आपके सारे फेफड़े उड़ गए हैं या आप बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक हो गए हैं। हाँ, अगर आप कोरोना आपको हुआ है और उसके बाद तो डिपेंड करता है कि कोरोना किस हद तक डैमेज करता है। इसकी स्टेजेस हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं, सीवियर हैं। 80% जो ऐसे रिसर्च है, 80% पेशेंट ऐसे हैं जिनके कोरोना जिनका पॉजिटिव था लेकिन वो सिम्टोमेटिक नहीं थे, वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन एक्सरे चेस्ट मस्ट है, एक्सरे टेस्ट आपने करवाना है। और एक्सरे चेस्ट, दो एक्सरे टेस्ट करवाने हैं, ये एक दफा करवाना है, 2 दफा करवाना है? और अगर 2 दफा करवाना है दोनों में गैप कितना होना चाहिए? देखिए अगर तो पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है तो एक दफा करवा लेने से काफी है। लेकिन अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर गया है, अगर उसके चेस्ट एक्सरे के अंदर वो हॉस्पिटलाइज हुआ है या वो सीवियर डैमेज हुआ है तो डेफिनेटली जैसे वो रिकवर करेगा तो उसके जैसे ही रिकवर करेगा उसके बाद उसे दोबारा एक एक्सरे कर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आतिफ, कोविड कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में आपको। और बाखबर सवेरा में आने के बाद सबसे पहले तो जनाब हमने ज़रा मौसम की बात कर ली, बहुत ठंड है, उन सब चीज़ों के हवाले से बात हो गई। वैसे एज वी स्पीक किसी भी वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब कर सकते हैं, तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि दिखाएंगे, बल्कि लाजमी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश करते हैं कि जो मेन इशूज़ हैं आज के वो कवर कर लें। बिल्कुल शफात, कल हमने देखा कि हुकूमत ने इंसदाद रेप की कानून को हतमी शक्ल भी दे दी है, इस हवाले से हम बात भी करेंगे और साथ में कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें भी आपके लिए हैं, गो कि हमने आपको पहले घंटे में भी काफ़ी सारा एंटरटेन किया, लेकिन अब मेरे ख्याल से शफात ज़रूरी है कि आप लोग बिला वजह घर से बाहर ना निकले। टेलीविज़न पे स्पेशली न्यूज़ चैनल्स पे हमारे शो में ही आपके एंटरटेनमेंट का तमाम तर मवाद जो है वो मौजूद है। तो जनाब विदाउट मच अडू चलते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज की जानिब। सबसे पहले जनाब बात करते हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से। फ्रीलांसिंग जनाब दुनिया भर में वो लोग जो किसी भी नौइयत का हुनर रखते हैं उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि अगर आप बेरोज़गार हैं और कोई हुनर रखते हैं तो आप एक वेबसाइट पे जाइए, अपनी जो भी सलाहियत है उस हवाले से अपनी जो है ना अवेलेबिलिटी शो कीजिए और लोग आपको अप्रोच करते हैं अपने कामों के लिए। वो छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम तक हो सकता है और बज़ाहिर ये एक बड़ा बुनियादी सा आइडिया लगता है, लेकिन अब ये आइडिया दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोग इससे अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल शफात, लेकिन जब ऐसा कोई ऐड सामने आता ना कि आप लाइसेंसिंग कीजिए, फ्रीलांस कीजिए और उसके बाद पैसा कमाइए, तो लोगों को लगता है शायद कोई जाली स्कीम होगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जैसे शफात भी बात कर रहे थे कि दुनिया भर में लाखों लोग फ्रीलांसिंग के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं और दिन ब दिन जो इसका रुझान है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। जिन लोगों के पास कोई डिग्री नहीं है वो आराम से इंटरनेट पर वक्त ज़ाया करने के बजाय, टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय आईटी से मुतालिक कोई हुनर सीख सकते हैं और उसके बाद वो अपनी जो मुआशी कमज़ोरी है या जो कि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसको दूर करने में आप कामयाब हो सकते हैं। तो जनाब पाकिस्तान में इस हवाले से ग्रोथ में पाकिस्तान अब टॉप 10 कंट्रीज़ में आ रहा है। फ्रीलांसिंग में जो ग्रोथ हो रही है उसमें जाहिर है वर्ल्ड लीडर तो इस वक्त हमारे पड़ोस के ममालिक हैं, लेकिन ग्रोथ के हवाले से पाकिस्तान अब चौथे नंबर पर आ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं फ्रीलांसर जाकिर अहमद शाह साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जाकिर साहब वक्त देने के लिए। पहले तो बताइएगा फ्रीलांसिंग क्या सिर्फ IT से रिलेटेड अफराद के लिए ही है या शोबिज़ और दीगर शोबों से मुताल्लिक लोग भी जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, फ्रीलांसिंग में आप दुनिया के कोई भी स्किल सेल कर सकते हैं। न सिर्फ आप IT से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, न बल्कि आप इवन अगर हाउस वाइफ है आप कुकिंग से रिलेटेड भी अपनी वीडियोस बना सकते हैं। लोगों को एंटरटेनमेंट के हवाले से भी, जिस तरह हमारे लोग टिकटॉक पे या बाकी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करते हैं, तो वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के भी काफ़ी सारे जॉब्स आते हैं। आप लोगों के सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपकी स्किल्स पे वेरी करता है कि आप किस तरह के स्किल्स देना चाह सकते हैं और मतलब ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज है, तो आप किसी भी कैटेगरी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जो खवातीन हमें देख रही हैं, जो खवातीन घरों पे मौजूद है, उनकी घर वाले उनको बाहर निकलना अलाउ भी नहीं करते, उन खवातीन के लिए क्या स्कोप है फ्रीलांसिंग में? क्योंकि मैं डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एज ए लीड कोच काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास ऑलरेडी हाउस वाइफ भी है, स्टूडेंट्स भी है और पोस्ट ग्रेजुएट के भी स्टूडेंट है और इवन 60+ एज के भी ट्रेनीज़ हैं हमारे पास। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी काफ़ी ग्रो हो रहा है पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का ये जो इकोसिस्टम है। फीमेल के लिए तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जस्ट एक लैपटॉप या आपका कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए और इसके साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप डिफरेंट तरह के जिस तरह भी आपने कोई अगर एजुकेशन फॉर्मल हासिल की हुई है तब उससे रिलेटेड सर्विसेज दे सकते हैं, अगर आपकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी है तब भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। बस आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनाएं और इससे रिलेटेड आप किसी तरह की भी सर्विसेज दे सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं वो फ्रीलांसिंग की इस टर्म से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, वो जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स आती हैं और उन वेबसाइट्स पे जाके वो गुम हो जाते हैं। थोड़ा सा उनकी आसानी के लिए बताइएगा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो? अच्छा, मैं डिजी स्किल्स के हवाले से भी आपको गाइड करता चलूँ। digiskills.pk मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से एक इनिशिएटिव है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम फ्रीलांसिंग को मैंडेटरी रखा हुआ है और इसके अलावा भी हम 10 डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करें स्किल से रिलेटेड। अगर आपने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी हासिल की, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, आप इस पे ऑनलाइन
आके अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप अपने घर से बैठे ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा 3 मंथ का एक कोर्स सेशन होता है, आप इसमें 2 कोर्सेज एट ए टाइम ले सकते हैं। आप किसी भी टाइम आके इसमें इनरोल कर सकते हैं। हमारे 100+ कोचेज़ हैं जो आपको गाइड करेंगे। आप इवन हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है उसका नाम है upwork.com। उसके बाद है एक और है freelancer.com, fiverr.com, peopleperhour.com, guru.com और इस तरह और भी काफ़ी सारे फ्रीलांस वेबसाइट के सर्विसेज है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी जाकिर साहब आपका कि आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया कि वो लोग जो कि घरों पे बैठे हैं तो वो किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अच्छे तरीके से काम करके फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और लाइक पर आवर काफ़ी सारे पैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं, आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, आप वीडियोस बनाना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग जानते हैं, की भी वो वसूल जानते हैं। आप अगर किसी किस्म की कोई पॉलिसी बना सकते हैं, कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो आप सिर्फ वेबसाइट्स पे जाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए और अपना काम थोड़ा बहुत अपलोड कीजिए और फिर देखिए कि लोग आपको अप्रोच करेंगे पूरी दुनिया से। किसी छोटे मोटे काम के लिए पैसे बज़ाहिर इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड जब आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है उसके साथ साथ ही आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाती है। फ़िलहाल जनाब ये तो हमने बात कर ली उन लोगों की कि जो पैसे बना रहे हैं। अब ज़रा बात करते हैं उस हवाले से कि जिसमें आप पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे? और वो ऐसे कि जनाब जब आप ख़रीदारी करने जाते हैं, ख़ास तौर पे ग्रोसरी में वो आइटम जो कि बार बार यूज़ होता है, बार बार कंज्यूम होता है और हर रोज़ उसकी एक नई कीमत होती है। सब्जियां और फ्रूट की बात कर रहे हैं तो वैसे तो लोग समझ रहे थे कि चीनी की बात कर रहे नहीं, हम वो उसकी बात फिर कभी करेंगे लेकिन हम सब्जियों फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो जनाब उसमें किस तरह से आपने अपने आप को जो है ना बेहतर तौर पे आप चीज़ें खरीद सकते हैं कम कीमत में, कहाँ से वो अर्जा मिल सकती हैं? हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब याकूब इस हवाले से हमें आगाह करें। आदों आद का फ़र्क है, तकरीबन 100% का फ़र्क है रिटेल में और होलसेल में। मंडी के रेट्स भी आपने देखे और रिटेल के रेट्स भी आपने देखे, तो अब कहाँ से सस्ती शॉपिंग करनी है और कैसे करनी है ये फ़ैसला आपका है। बिल्कुल जी, आगे बढ़कर आपको बताएं कि करप्शन का खात्मा और करप्ट अफराद से पैसे निकलवा कर उसको दोबारा कौमी ख़जाने में जमा करवाना मौजूदा हुकूमत का मिशन है। मुख्तलिफ ठेकेदारों, कंपनीज और सरकारी ओहदों पर काम करने वाले अफराद से सिर्फ पंजाब में गुज़िश्ता 14 महीने के अंदर करप्ट अफराद और कंपनी से 25 अरब रुपए की बहुत बड़ी रिकवरी हुई है, जबकि गुज़िश्ता 40 से ज़्यादा अरसे में रिकवर की जाने वाली रकम सिर्फ 14 अरब रुपए रही है। पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी सतह पर होने वाली करप्शन में मुलविस कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, साथ ही डायरेक्टर्स के नाम भी इस लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। इन डायरेक्टर्स के नाम की दीगर कंपनियां भी अब ब्लैक लिस्ट हो गई हैं, यानी कि वो और कोई ठेका नहीं ले सकते। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बुखारी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और साहब पहले तो ये बताइएगा कि ये जो करप्ट ठेकेदारों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है किस तरह इसको इंक्वायर किया गया, क्या लाएअमल रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का के इनवाइट किया और कुछ अच्छी खबरें भी आनी चाहिए। हमारे ऊपर इतनी तनकीद होती है बहैसियत गवर्नमेंट, विच इज़ योर राइट, आपका हक है, लेकिन मैं बताऊं कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की एक ज़ेली कमेटी होती है और जैसे लॉ पे, एजुकेशन पे, होम पे डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द कमेटीज़। जो ऑडिटर जनरल ने ऑडिट किया होता है सरकारी, उसके ऊपर नज़रसानी करती है, उसको देखती है और फिर इसके अंदर हम लोग जो सेक्रेटरी लेवल के जिनको हम प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स कहते हैं हर डिपार्टमेंट के, जो ग्रेड 21-22 के होते हैं, हम सिर्फ उनको बुलाते हैं और उनका फिर जो स्टाफ होता है वो सारे आते हैं। और मैंने चेयरमैन मैंने एक असूल रखा हुआ है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को करना चाहिए कि सिवाय प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स के जो सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं उनके अलावा हमें एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए। कई दफ़ा ब्यूरोक्रेसी कोशिश करती है कि एडिशनल सेक्रेटरी आ जाएं, डिप्टी सेक्रेटरी आ जाए, लेकिन हम बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देते। टॉप लेवल का जो बंदा फैसला लेता है, जो दस्तखत करता है, उसी को जवाबदेह होना जरूरी है। ये बड़ी अच्छी बात है और इसके अंदर ये बड़ी अच्छी बात है। मैं सिर्फ पंजाब अपनी मालूमात के लिए जानना चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ क्या ठेकेदार ही शामिल है, क्योंकि ठेकेदार के ऊपर एक कंसल्टेंट भी रखा जाता है, तो वो कंसल्टेंट कंपनीज भी क्या इसके जुमरे में आई?
देखिए हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे पास ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं वो पास्ट के होते हैं, और जो भी हेयरिंग्स होती हैं, हमें हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं उनको हम हेयरिंग्स कहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट लेवल की इसकी डिसीजन मेकिंग होती है। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि कहीं अगर कोर्ट में केस चल रहा हो तो हम बहुत उसको नाप तोल के अपना फैसला करते हैं कि कहीं एडवांटेज एक मुजरिम को या डिसएडवांटेज एक मजलूम को ना हो। तो उसके अंदर हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि क्योंकि ये माजी के ऑडिट पैराज हमारे पास आते हैं, और इसके अंदर ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है वो हमारी एक एक्सटेंशन है, जिसकी वजह से, जिसकी मावनत से हम लोग ये सब कुछ कर पाते हैं। अच्छा, बुखारी साहब ये कहा जाता है कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, जहाँ पर ये करप्शन जो आ जाती है, इनको पकड़ना जो है ये बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या ये तासुर ठीक है? ये बड़ा वाकई बड़ा टेक्निकल काम होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है जो हमारे पास इस क्राइम को पूरा ट्रैक करना, ट्रेस करना, उसको कोर्ट में लाना और उसके पेपर वर्क ऐसा होना जो कोर्ट एक्सेप्ट करे। हम कह देते हैं कि ABC ने इतनी करप्शन की और की होती है, लेकिन उसको प्रूफ करना कोर्ट के अंदर, वो कागजात पूरे करना होता है। हमें पता है कि किसने क्या करप्शन की, हम कह तो देते हैं, लेकिन फिर ये लोग अगले जो आप आजकल देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो कहते हैं कि कोर्ट में प्रूफ करो, क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों ने इस तरीके से करप्शन की है कि कोर्ट के अंदर प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, और वो उनको तरीक़ेकार अगला बताता है। इसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे करप्ट पॉलिटिशियंस, और इसके अंदर एट टाइम्स हमारी जुडिशरी हैंड इन ग्लव होती है। तो ये तो बहुत बड़ा टास्क है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए, इन तमाम तो चीज़ों को फिर प्रूव करना, क्योंकि फिर एग्जैक्टली जैसे भी आप बात कर रहे थे कि जहाँ प्रूव करने की बात आती है, फिर जब प्रॉपर चीज़ें नहीं होती तो फिर वो आगे बरी भी कर देते हैं इनको। इसके अंदर मदिया हमने प्रूफ कुछ नहीं करना है। ऑडिटर जनरल ने जब उन लोगों ने हमें ऑडिट पैराज बना के दिए, दैट इज बियॉन्ड एनी डाउट। उसके अंदर बहस हो सकती है, लेकिन हम उसके अंदर ये नहीं कर सकते, हमें ये नहीं करना पड़ता कि हम कोई प्रूफ उठा के लाएं। ये उनके अकाउंट्स को जब ऑडिट किया जाता है, उसी के अंदर से सबूत निकाले जाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब सैयद यावर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरह से ये रिकवरीज की गई हैं। एक बड़े अच्छी डेवलपमेंट है, हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये तमाम तो चीज़ें होती हैं। येस, वाइट कॉलर शफात, यहाँ पे पढ़ा लिखा जो क्राइम होता है ना, समा उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ी टेक्निक्स की जरूरत होती है जिस पे वो काम, एक्सपर्टीज का बहरहाल एक फुकदान मौजूद रहा है। एक अफसोसनाक खबर भी यहाँ शामिल करते चले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार इंतकाल कर गए। चौधरी अहमद मुख्तार कुछ अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद अज नमाज ज़ोहर टी ब्लॉक मस्जिद DHA लाहौर में अदा की जाएगी। वफाकी वजीर उमर अयूब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कार ने चौधरी अहमद मुख्तार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार भी किया है। नहायत अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार इंतकाल कर गए हैं। और चौधरी अहमद मुख्तार कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा अलील थे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद इस नमाज ज़ोहर टी ब्लॉक मस्जिद DHA लाहौर में अदा की जाएगी। एक और ताज़ा खबर यहाँ शेयर करते चलें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज कहते हैं कि कोरोना जैसे अहम इशू को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। आज स्पीकर की ज़ेर क़यादत कोविड पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। उम्मीद है कि अपोजिशन रहनुमा शरीक होकर कोरोना से निपटने पर तजावीज़ देंगे और आवाम की सेहत और ज़िंदगी के मामले पर मुशावरत से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत ने अब बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम में ज्यादती के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने और इन जराइम की रोकथाम के लिए इंसदाद रेप के कानून को हतमी शक्ल दे दी है, जिसकी असूली मंजूरी काबीना ने दे दी है। और काबीना इजलास वज़रा की जानिब से मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने की राय भी सामने आई है। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम ये कहते हैं कि इंसदाद रेप के लिए कानून में सख्ती की जा रही है और
रेप के मुजरिमों का नादरा में एक अलग डेटाबेस होगा, उनको नामजद किया जाएगा जो कि मखसूस मुद्दत या फिर जिंदगी भर के लिए हो सकेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्टर सारा अहमद साहिबा। लेकिन उससे पहले शिबली फराज साहब ने इस तमाम सूरत हाल के हवाले से क्या कमेंट किया था, आपको सुनवाते हैं। मुफस्सल एक कानून सा बनाया है जिसकी के उसूली अप्रूवल दी कैबिनेट में। रेप के जो मुल्जिमान होते हैं वो अक्सर वो रिलीफ मिल जाती है कोर्ट से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध में जो वाकया हुआ था उसका उन्होंने बड़ी सख्ती से नोटिस किया, जिस तरह उस बच्ची के साथ और उस बच्ची की माँ के साथ ज्यादती की गई। और चूंकि ये इसमें सजाएं काफी सख्त हैं, कानून के आने से काफी फर्क पड़ेगा। जो लोग इस जुर्म के मुर्तकिब होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएंगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सारा, ये बताइएगा कि इंसदाद रेप केस बिल को अब हतमी शक्ल दी जा चुकी है, आप क्या समझती हैं कि क्या इससे वाकयात की रोकथाम में कमी का इम्कान है, क्योंकि लॉ तो पहले से भी मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मदीहा, थैंक्स। मैं पहले तो अप्रिशिएट करूंगी आपको और शफात को कि इतना इम्पोर्टेंट आप लोग हमेशा सोशल इशू को अपने शो में उजागर करते हैं। दूसरी बात, रिसेंटली एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें शफात भी मौजूद था। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम देयर, मीडिया रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे बात हुई थी कि लेजिस्लेशन में बहुत लूप होल्स हैं, कमी है, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लोगों को सजा नहीं मिलती और जो सजा रखी गई है वो भी बहुत वीक है। वहाँ से ये सजेशन सामने आई। उसके फौरन बाद हमने कल देखा कि कैबिनेट से ये बिल, ये ऑर्डिनेंस जो है इसकी मंजूरी मिली है, जो आई थिंक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा एक कदम जो हमारी हुकूमत ने लिया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मैं पर्सनली फील्ड में, मेरे पास ये अब्यूज़ विक्टिम्स रह रहे हैं, मैं इन केसेस को डील कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत थी। जब ये हम कैस्ट्रेशन की बात करें, केमिकल कैस्ट्रेशन, और इसी तरह डिफरेंट हम सज़ाओं को सख्त करने की बात करें, इससे होगा ये कि जब लोगों में एक फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी पैदा होगा तो वो इस जुर्म एक डेटरेंस पैदा होगा। उससे हमें नज़र आएगा कि जो अभी केसेस अनफॉर्चुनेटली हर रोज़ पाकिस्तान में 8 से 10 बच्चों के साथ ज्यादती होती है, ये स्टेटिस्टिक्स साहिल की रिपोर्ट से निकले हैं। तो इस चीज़ में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मस्बत हमें एक तब्दीली और एक कमी नज़र आएगी ड्यू टू दिस न्यू ऑर्डिनेंस। सारा, ये बताइएगा कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है फिलहाल पंजाब में काम कर रहा है और एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इस हवाले से, जैसे उस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, मुतालबा तो ये किया गया था कि सिंध में भी ऐसा एक इदारा होना चाहिए, दीगर सूबों में भी होना चाहिए, तो क्या इस इदारे को मजीद फैलाने का आप लोगों को इरादा है? जी शफात, बेसिकली ये तो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सिर्फ पंजाब में ही मौजूद है। अब हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स सिंध से आती हैं एवरी डे, मेरे पास फेसबुक पे कॉल्स आ रही हैं हमारी हेल्पलाइन पे, लेकिन हमारे एम्बिट के बाहर है। अब बात ये है कि यू विल बी सरप्राइज कि सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऑलरेडी कानून मौजूद है और इसकी रिक्वायरमेंट है कि वो ये ब्यूरो जो है शेल्टर होम्स इस्टेब्लिश करे, लेकिन अभी तक इन द लास्ट सो मेनी ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स इन्होंने नहीं इस्टेब्लिश किए। इट्स स्टिल पेंडिंग सिंस सो लॉन्ग और वहाँ कोई जगह नहीं है सिंध में रखने की बच्चों को। तो मैंने एक लेटर लिखा है सीएम सिंध के लिए 2 दिन पहले आज से, और उसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्द से जल्द इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि बहुत एनजीओ सब लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से सारा अब हर प्रोविंस में जरूरत है कि हम वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो होना चाहिए जो कि बच्चों के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम। जी हम उनको वी आर विलिंग टू प्रोवाइड देम एनी टेक्निकल असिस्टेंस दे नीड। पूरा हमारा मॉडल स्टडी करके उनके डीजी गए हैं, वी आर रेडी टू हेल्प देम। और ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी सारा, क्योंकि देखिए तमाम तर प्रोविंसेस को बच्चे सबके साझे होते हैं, तो तमाम तर प्रोविंसेस को यहाँ पे मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन सारा एक मसला ये है, देखिए हम जिन वाकयात की बात कर रहे हैं और जिनके मुजरिमों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की बात करें, वो वाकयात है जो कि रिपोर्ट हुए हैं। बहुत सारे तो ऐसे वाकयात हैं जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को एक्नॉलेज ही नहीं करते, बच्चों की सुनते ही नहीं है और वो बच्चों से कहते बस बात यहीं पर दबा दो। कितना ज़रूरी है कि हम उन पेरेंट्स को, हम अपने मुआशरे को भी इतनी सोच समझ और अवेयरनेस दें कि वो ऐसे वाकयात को फ़ौरन रिपोर्ट करें। बिल्कुल मदिया, आपने बहुत रेलेवेंट और पर्टिनेंट बात की है। ये बहुत सारे केसेस में मैंने खुद देखा कि एक तो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन भी होती है और उससे पहले योर राइट कि बच्चों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जैसे किसी एक बच्ची का ना एक अंकल ने रेप किया तो उसकी माँ ने आके उसको कहा कि मुझे मत बताओ, आई डोंट वांट टू लिसन। ये केसेस भी आते हैं। उसके बाद ये भी केसेस आए कि पेरेंट्स ने मारना शुरू कर दिया उस बच्ची या बच्चे को जो ये रिपोर्ट करते हैं केसेस, और देयर इज नोबडी टू लिसन टू देम। तो इसका हल जो है ना वो मेरी नज़र में ये है
कि मीडिया के थ्रू सबसे पहले आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको पहले ही अप्रिशिएट कर चुकी हूँ और अभी भी आपके थ्रू ये मैसेज पेरेंट्स तक जाए कि वो अपने बच्चों को एम्पावर करें, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उनकी बात सुने। Everybody, we all should know 100% of what our child is going through. वेरी I रेलेवेंट think as a सजेशन। parent- और सारा क्या यहाँ पे ऐसा भी इम्कान है कि ये बच्चे जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि उनकी आवाज़ नहीं है, उनके पास वोकैबलरी नहीं है, उनके पास कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी ऐसे बच्चे के साथ वाक़या होता है खुदा न खास्ता तो उसकी मुद्दई खुद हुकूमत बने, खुद हुकूमत उसके बिहाफ पे केस लड़े? बिल्कुल शफात, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर कोई फैमिली भी सामने नहीं आना चाह रही, अपनी शनाख्त छुपाना चाह रही है, ये जो नया ऑर्डिनेंस आया इसके थ्रू जो है वो इसको प्रोटेक्शन फैमिलीज को दी जाएगी और हुकूमत बिल्कुल मुद्दई बन सकती है। अभी रिसेंट एक केस हुआ था लाहौर में जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुद्दई बना। एनीबडी कैन बिकम अ कंप्लेनेंट एंड गवर्नमेंट को बिल्कुल ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए एंड दे शुड बिकम द कंप्लेनेंट। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि सारा जहां पर घर वाले खुद खौफ से पीछे हो जाए, वहां पे जो स्टेट है उसको मुद्दई बन के आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, सारा हमारे साथ मौजूद थे। शफात, होता भी है कि जब हम देखते हैं कि किसी विक्टिम की फैमिली को प्रेशराइज किया जाए, वो पीछे हो जाते हैं, तो विक्टिम जो होते हैं उनकी तो हौसला शिकनी होती है, लेकिन जो मुजरिम होता है उसको बड़ी शय मिलती है कि भाई मैं तो, क्योंकि कानून में ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं कि मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ मेरी तो पकड़ होगी नहीं। तो ऐसे ही पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को सुने ताकि जो मुजरिम है हम उसको कैफे किरदार तक पहुंचा सकें। बिल्कुल जी, और चूंकि जो मुजरिमान होते हैं वो अमूमन बाअसर होते हैं, तो वो गरीब घरानों के लोगों के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर सरकारी मदीयत में मुकदमा दर्ज होगा तो उसका मंतकी अंजाम जब तक नहीं निकलेगा वो मुकदमा चलता रहेगा। बच्चों से ज्यादती के केस में बहुत सारे लोग उम्मीद होते हैं, वो लोग होते हैं जिन पे बच्चे ट्रस्ट करते हैं, आपके अपने सोशल नेटवर्क में वो लोग होते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ अपनी इतनी दोस्ती, अपनी इतनी केमिस्ट्री ज़रूर रखें कि कोई भी अगर आपके बच्चे को किसी गलत तर्ज में हाथ लगाता है तो बच्चा आके आपको बताए ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि आपके सर्कल में ऐसा कौन सा शख्स या भेड़िया मौजूद है जो कि आपके बच्चों की जान के लिए खतरा और मदिया, बड़ा वेरी वेल पुट, अपने बच्चों के साथ जो वालिदैन का एक एतमाद का रिश्ता होता है ना, ये बड़े बचपन से डेवलप करने की ज़रूरत होती है। इतना एतमाद दें बच्चों को कि वो अपनी छोटी छोटी बातें आपको बताएं, ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो उन्हें आपसे छुपाना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद से बड़े अरसे से जनाब एक मामला चल रहा था इस्लामाबाद के चिड़ियाघर का, जहाँ पे एक हाथी मौजूद है जनाब कावन, और कावन को कंबोडिया ले जाया जाना था क्योंकि वो अब ज़ईफ़ हो चुका है, बीमार हो चुका है। तो उस कावन को फाइनली अब कंबोडिया जो है वो रवाना करने का मरहला आ गया। बिल्कुल शबाद, बड़ी ज़बरदस्त कावन को एक फेयरवेल पार्टी भी दी गई, और कावन ने तन्हाई काटी है, तो इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया पे भी, मतलब सब, मेरी बचपन की फेवरेट गुलकारा इवन शर ने इस हवाले से भी ट्वीट की और उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा भी किया जब ये फैसला लिया गया कि भाई कावन जो है वो अपनी बाकी जो ज़िंदगी है वो इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में अकेले और तनहा नहीं गुजारेगा, बल्कि इसको भेज देंगे कंबोडिया में। तकरीब बड़ी शानदार हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको याद है कि रवा बरस मई में कावन समेत वो दीगर जानवर जो कि वहाँ पर तनहा थे और जिनकी देखभाल का सही इंतजाम नहीं था, तो उनको 2 माह के अंदर अंदर महफूज पनागाह में मुंतकिल करने का ऑर्डर भी दिया था। जी जनाब, और हाथी ये बेचारा जो है थोड़ा सा, उसके आपने देखे पैर भी ज़रा उससे अजीब अंदाज में हो गए थे, क्योंकि हाथी टेक्निकली बहुत तवील फासले तय करने के लिए कुदरती तौर पर डिज़ाइंड हैं, और जब वो ज़ाहिर है चिड़ियाघर में तो इतनी वॉक कर नहीं सकते थे कि वो हज़ारों किलोमीटर चल सके, तो उसके नतीजे में कावन की वॉक में भी एक बड़ा प्रोमिनेंट फ़र्क जो है वो लोग देख सकते हैं। वेरी इमोशनली वीक, अगर हाथियों के बारे में देखा जाए, कभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखें और उसमें देखें कि कभी किसी छोटे हाथी को या इनके झुंड में से किसी एक हाथी को भी नुकसान पहुंचे तो ये लोग आगे मूव नहीं करते जब इनके साथी खड़ा नहीं हो जाता, और अगर किसी साथी की डेथ हो जाए तो ये बड़ा अरसा ग्रीफ में भी रहते हैं। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ एम्बेसडर वाइल्ड की जानिब से उमर इनाम साहब। बहुत शुक्रिया उमर इनाम साहब वक्त देने के लिए। सर पहले तो ज़रा बात करते हैं कावन के हवाले से, कंबोडिया इसको भेजा जा रहा है, क्या सहूलियात होंगी इसके लिए वहाँ पे? बहुत शुक्रिया ARY का, आप सब का इस स्टोरी को हाईलाइट करने के लिए। हमेशा ARY ने इसे किया है। इसे 29 नवंबर को भेजा जा रहा है कंबोडिया, और वहाँ पर ये जो सेंचुरी है कंबोडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 25,000 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये सेंचुरी इसके लिए वहाँ पर डिज़ाइन की गई है, जो इसके लिए एरिया वहाँ पर मुख्तस किया गया है।
और वहाँ पर पहले तो जब ये पहुँचेगा तो इसकी मेडिकेशन होगी, इसको मेडिसिन्स दी जाएंगी और इसके साथ वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होंगे 24 घंटे, जो पहले 6 महीने तो इसको इसकी जो है देखभाल करेंगे और उसके बाद फिर इसको बाकी हाथियों के साथ मिलाया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर तन्हा हो चुका है पिछले 8 साल में। सहेली जो थी इसकी पार्टनर, वो 2012 में उसकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद ये दुनिया का अकेला तरीन एलिफेंट इसे कहते हैं, वर्ल्ड लोनलीस्ट एलिफेंट। तो वहाँ पर इसके डॉक्टर्स मिलेंगे, वहाँ इसको 25,000 एकड़ पर मुश्तमिल जो एरिया है वो इसके लिए होगा। शेल्टर बहुत अच्छा है वहाँ पर, फूड सप्लीमेंट जो इसके लिए वैसे ये बहुत अच्छी बात है कि अब एटलीस्ट ये कंसीडर किया जा रहा है कि ये एक ऐसा जानवर है जो कि जितना अकेला रहेगा उतना गमज़दा होता है। मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है किस तरीके से सूजी जो कि लाहौर के चिड़ियाघर में होती थी वो भी अकेली ही होती, उसके साथ भी ऐसा कुछ नहीं था। तो अब एटलीस्ट इनको इतनी समझ ज़रूर आई है। ये जब इनको कम्बोडिया भिजवाया जाएगा कितना खर्च आएगा उस पर, और उससे पहले वहाँ जाके तो मेडिकल टेस्ट होंगे, यहाँ पे इसके मेडिकल टेस्ट किए गए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने अगस्त में हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त एक्सपर्ट्स जो हैं एलिफेंट के बेहतरीन एक्सपर्ट्स वो हमने बुलाए हुए हैं। अगस्त से पाकिस्तान में हैं और जो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं एलिफेंट्स के हवाले से वो इस इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर भी इसकी मेडिकेशन हो रही है, मुसलसल हो रही है और साइकोलॉजिकली भी इसको देखा जा रहा है। इसके टेस्ट भी हमने हर तरह से किए हैं और इसको तैयार कर रहे हैं। अब इसका क्रेट भी मौजूद है इसके इनक्लोयर के अंदर। तो ये तकरीबन जो है ये डॉक्टर्स का आना, इसकी मेडिसिन, क्रेट, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक कार्गो हम कर रहे हैं उसके लिए पूरा, तो वो हमें कोई ये तकरीबन 6 से 7 लाख डॉलर्स का ये खर्च आ रहा है इसके ऊपर, इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उमर इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये इस्लामाबाद चिड़ियाघर का ये हाथी कावन अब फाइनली 29 तारीख को रवाना हो रहा है कंबोडिया। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाके कम से कम उसकी सेहत ठीक ठाक रहेगी और ये जो जितनी उसकी उम्र रह गई है, मेरे ख्याल में अच्छी खासी उम्र तो 35 साल तो गुजार ही चुका है, तो बाकी उम्र ये ज़रा हशाश बशाश गुजारेगा। फिलहाल अब चूँकि मौसम है तो मौसम के हवाले से तो जब भी ऐसी बात होती है तो आपको पता है खाने पीने की बात ना हो तो हम बात कर नहीं सकते, मौसम से आगे बात जा नहीं सकते। लेकिन थोड़ा स्ट्रक्चर के वाले से भी तो बात हो जाए, वो इलाके जो कि बड़े मौसम बदलते साथ ही बड़े खूबसूरत हो जाते हैं, वहाँ की बड़ी तारीखी जगह हैं, उनकी बात चाहिए ना। देखिए तारीखी जगह अपनी जगह, हाँ। लेकिन उन तारीखी जगहों के साथ में जो पकोड़े के ठेले लगे हुए हैं और जो वो हसीन और जमील पकोड़े बन रहे हैं वो कैसे कोई बुला सकता है। और पकोड़े का नाम आते हैं, हमारे कौमी स्नैक नहीं होंगे शायद। पकोड़े जब बात की हमने तारीखी मकाम की और पकोड़े की, लोग समझ गए हम एबटाबाद की इलियासी मस्जिद की बात कर रहे हैं जनाब, जो कि एक चश्मे पर बनी हुई है। और इस मस्जिद के अंदर जो चश्मे कुछ ऐसा पहले खुश भी हो गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत पानी रवाना हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लजीज पकोड़े हैं वो खाने के लिए मुल्क भर से जो है वो सयाह आते हैं। शफात, मतलब इतने ज़बरदस्त इसके पकौड़े हैं कि दुनिया जहान से, मुल्क भर से क्या दुनिया जहान से लोग पकौड़े खाने पहुंच जाते हैं। और इसी वाले से मजीद बता रहे हैं एबटाबाद से ARY न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक। क्या बात है जनाब मोहम्मद अशफाक साहब, कमाल ही हो गया, आपने तो हमें पक्की सैर कराई है वहाँ पे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको याद होगा आपने गाना सुना था लैला ओ लैला, उसके बाद ये गाना नया भी आया और मतलब आपको पता है रीमिक्स की इतनी अच्छी ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। तो मौसीकार, गुलकार और अदाकार अली ज़फ़र ने गुज़िश्ता साल कोयटा की एक उभरती गुलकारा अरूज फातिमा के साथ लैला और लैला जो गाना था वो जारी किया था, जिसे तकरीबन 2 करोड़ 73 लाख से, आप देखें मुझे फिगर्स याद हैं, 2 करोड़ 73 लाख से ज़ायद अफराद ने देखा था और पसंद भी किया था। और अब अली ज़फ़र ने अरूज फातिमा के साथ जो सिंधी गाना था अल्ले, उसको भी जनाब उन्होंने रीमिक्स करने का फैसला किया और उसका प्रोमो उन्होंने बाहर एक हल्का सा जो टीज़र है ना वो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे जारी कर दिया है। अली ज़फ़र और अरूज फातिमा को इस गाने में अजरक पहने देखा जा सकता है और मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू सीधा चलते हैं किसके पास? बिल्कुल जी, हम सीधा चलेंगे अरूज के पास, क्योंकि अरूज हमारे साथ मौजूद है। अरूज एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। अरूज, सबसे पहले तो ये बताएगा कि आपका अली ज़फ़र के साथ गाना आया, गाना बड़ा मकबूल हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी आपसे भी की, अली ज़फ़र की वजह से भी, क्योंकि एक बड़े स्टार के साथ परफॉर्म किया था। तजुर्बा कैसा रहा आपका अली के साथ? पहला तजुर्बा लैला और लैला का बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया।
और इस बार भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पिछली बार से थोड़ा डिफरेंट था इस बार। पिछली बार इंडोर शूट था और इस बार आउटडोर शूट था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये भी। आबिद भाई ने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब इसका हमें सजेशन दी थी कि मतलब हम ये सॉन्ग करते हैं, तो सॉन्ग उन्होंने सिलेक्ट किया था और देन हमने अली भाई से इस बारे में बात की, तो इस तरह से देखें आप अभी इस तरह ये संजीदा बात कर रही है ना, तो ये मतलब लग नहीं रहा कि वो वाली जो है ना उरूज है जो अभी कुछ अर्सा पहले हमारे साथ शो में आई हुई थी। आप माशा से बका रही हैं, आपने अली जफर के साथ पहला गाना नहीं दूसरा गाना भी आ गया, हमारे शो में भी आ चुकी है। अपना उस्ताद किसको मानती हैं आप? म्यूज़िक मैंने मतलब बाकायदा कोई उस्ताद नहीं है मेरा, लेकिन हाँ अगर मैं कहूँ टिप्स मैंने हर किसी से ली हैं, लेकिन अगर मुझे सही कोई किसी ने सिखाया है तो आबिद भाई हैं, शुरू से सपोर्ट किया है बहनों की तरह, और मेरे भाई हैं, उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया, और एक तरीके से यही दो हैं जिनको मैं अपना उस्ताद मानती हूँ। जी ये बड़ी बात अच्छी बात। अब मैं देखें रिक्वेस्ट तो चले आपने अल्ले गा दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त है, और हम उम्मीद करते हैं कि जब वीडियो में आएगा तो और भी आला लगेगा, लेकिन लैला जो है ना उसका एक अपना चार्म है, तो बहुत ये आप फोक सॉन्ग्स तो बड़े कमाल गा रही हैं, लेकिन क्या इसके साथ साथ रॉक, क्लासिकल और जो नीम क्लासिकल हैं वो भी सीख रही हैं, वो भी गा रही हैं? अच्छी बात है जी कि आप मतलब हर जॉनरे में किस्मत आजमा रही हैं, तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अब ज़रा ये भी बता दें कि आप क्वेटा से आपका ताल्लुक़ है, और ज़रा ख़वातीन के लिए वहाँ पे सिंगिंग का करियर थोड़ा सा प्रेशर तो आया होगा, थोड़ा सा तनकीद तो हुई होगी, तो घर से हौसला अफजाई हुई? बलूचिस्तान में अभी आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान में डेवलप्ड हो रहा है बलूचिस्तान। मतलब मैं उनके पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे घर वाले, जाहिर है फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं, जब आप इस फील्ड में खासकर एक लड़की आती है तो बोलते हैं, ख़ानदान में लोग बोलते हैं कि मतलब इधर मत छोड़ो, उस फील्ड में मत छोड़ो, लेकिन अगर आपके घर वाले सपोर्टिव हैं, मेरे भाई ने मुझे शुरू से बहुत सपोर्ट किया है, अगर आपके घर वाले सपोर्टिव हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप प्लीज़ फीमेल को भी इस फील्ड में आगे छोड़िए ताकि वो अपना टैलेंट जाहिर कर सकें। बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही अच्छी बात की। थैंक यू वेरी मच। उरूज फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, और मदिया रियली इम्प्रेस्ड। मैं उससे अभी इनके पास शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल बिल्कुल, अभी नहीं आई हैं और इन्होंने किसी से सीखा नहीं है, बट टिप्स हर एक से लेती हैं। तो आई विश हमारे पास इतना वक्त होता कि जो पुराना जो अल्ले सॉन्ग था वो भी जो पुराना वर्जन था वो भी अपने नाज़रीन को सुना देते। बट अच्छी बात है शफात कि बल्कि मेरे ख्याल से सुनाई देते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा पुराना अल्ले अगर अवेलेबल है तो थोड़ा, अगर हमारे पास दामन वक्त में गुंजाइश है तो आप ये सुना। वो उम्मीद करते हैं कि जब ये ऑफिशियली रिलीज़ होगा तो ज़रा अली ज़फ़र भी इसमें अपना जो है ना वो स्पाइस ऐड करेंगे, बल्कि अली ज़फ़र का स्पाइस होगा, उरूज फातिमा में थोड़ा स्पाइस ऐड करेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी एक लैला की तरह का सुपर हिट होगा। यहाँ पर वक्त हो गया जनाब, आपसे इजाज़त ले रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।